नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। कल मैंने आपके समक्ष ग्लोब के द्वारा अक्षांश देशांतर रेखाओं के विषय में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको काफी टॉपिक बताए थे। जिसमें मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर एवं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। इन सब विषय में मैंने चर्चा की थी। कल का वीडियो अगर ना देखा हो तो एक बार अवश्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं। यूपी पेट ही नहीं बल्कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस तक के एग्जाम में यह टॉपिक पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वही टॉपिक मैं आपके समझ लेके आया हूं। वो टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन और साइमन कमीशन से ही संबंध है। लाहौर षड्यंत्र केस का क्वेश्चन में पूछा जाता है, लाहौर षड्यंत्र में कौन कौन क्रांतिकारी शामिल थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं सब के विषय में मैं आज चर्चा करता हूं। साथ ही बताता हूं किस प्रकार साइमन कमीशन का विरोध करते हुए नेहरू जी एवं लाला लाजपत राय घायल हुए थे और लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं इसी चोट के कारण 17 नवंबर को। तो वही टॉपिक मैं आपके समझ पेश करता हूं, साइमन कमीशन। इसे बताने से पूर्व पहले इसके मूल तत्व को जान लेते हैं कि क्या है इसका मूल तत्व, वास्तव में थोड़ा पढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में एक सुधार हुआ था। जैसे वर्तमान में हर साल बजट फरवरी में आता है, उसी प्रकार हर 10 से 20 साल में अंग्रेज भी एक भारतीय अधिनियम पेश करते थे। इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए 1773 ईस्वी में हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था जब वारेन हास्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जब हुआ था, तब मैंने आपको इसके विषय में बताया था। 1773 ईस्वी से शुरुआत होते ही हुए ऐसे ही ये क्रम चलता रहा, 20 साल 10 साल ऐसे ही एक सुधार हुआ था। 1919 में साइमन कमीशन आने का मेन कारण यही था। यही मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, तो वीडियो ध्यान से देखिए। जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पहले जान लें, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में बोलते हैं। ये कब आया था? 1919 में। इसकी डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? 1919 ईस्वी में। इससे पहले 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसके वजह से हम चर्चा बाद में करेंगे। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपका देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग सबसे पहले किस अधिनियम में की गई थी? तो 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909, दोनों इसके नाम है। पहले ये देखते हैं इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पड़ा क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू जो थे उस समय, लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य के सचिव थे। एक टाइप से बोल दें, ये उस समय सचिव थे, भारतीय राज्यों के सचिव थे उस समय ये। और चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो थे उस समय भारत के वायसराय। तो इन्हीं दोनों की सिफारिश के उपरांत ही ये इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इन दोनों का इसमें हाथ था इस फ्रेमवर्क को बनाने में। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इसीलिए इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 2 से 3 योजना भारतीयों के लिए लाई गई। भारतीयों को खुश करने के उद्देश्य से यह आया था, क्योंकि 1919 ईस्वी का जो पीरियड था वो भारत के लिए काफी संवेदनशील रहा है, क्योंकि यही वो समय है जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में लगभग 3500 से 3000 निर्दोष भारतीय शहीद हो गए थे। तो 13 अप्रैल 1919 को
तो इसीलिए भारतीय इसी पीरियड में रोलैक एक्ट भी आया था, जो अप्रैल 1919 में काला कानून था, जिसमें अंग्रेज शक के आधार पर किसी भी भारतीय या किसी भारतीय क्रांतिकारी को 2 साल तक जेल में रख सकते थे। ये डेट भी याद रखनी है, 2 साल तक। कितने वर्षों तक जेल में रख सकते थे? 1, 2, 3, 4, तो 2 में हमें टिक कर देना है। क्या था रोलैक एक्ट? रोलैक एक्ट ये अप्रैल 1919 मार्च अप्रैल 1919 में बना हुआ एक काला ब्रिटिश कानून था, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत संदेह के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ डाउट्स, संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को 2 साल तक की कारावास प्रदान कर सकती थी। तो ये काफी इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जड़ भी यहीं से पनपी थी, पंजाब के अमृतसर में, जिसमें डायर ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे निर्दोष भारतीयों पर। तो मेंटेगू चेम्सफोर्ड जिसका बदला 13 मार्च 1940 ईस्वी में वीर ऊधम सिंह ने लिया था लंदन में जाके। तो मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार सचिव वायसराय, ये मेंटेगू सचिव थे उस समय, भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। यही कारण है इसका नाम मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पड़ा है। इसमें क्या क्या प्रावधान था उसे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें प्रावधान जो पहला था, मैंने आपको द्वैत शासन के विषय में अवगत कराया था। द्वैत शासन का वर्णन डायरकी नामक विद्वान ने सर्वप्रथम किया था। द्वैत शासन का वर्णन सबसे पहले डायरकी नामक विद्वान ने अपनी किताब में लिखा था। डायरकी क्या नाम था? डायरकी, याद रखिए। विद्वान ने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान देते हैं, जो बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में, अक्टूबर 1764 ईस्वी के बाद एक संधि हुई थी अंग्रेज और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के बीच। क्या संधि हुई थी? उसी में द्वैत शासन लगा दिया गया था, याद रखिए। द्वैत शासन लगा दिया था। द्वैत शासन कब लगा था? सबसे पहले 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि या अलीनगर की संधि तो हुई थी प्लासी के युद्ध के उपरांत 1757 ईस्वी में जो हुआ था। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के उपरांत हुई। अगर आ जाए इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के उपरांत हुई? बक्सर युद्ध के उपरांत, याद रखिए। उस समय अंग्रेज का जो हेड था ये संधि करने वाला वो था रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को एक तरफा हराया था। तो सचिव को वायसराय, इसमें एक प्रावधान लाया गया था, तब द्वैत शासन लगाया गया था। इसे हालांकि कब 1765 ईस्वी में, मैं थोड़ा बाढ़ से इधर हो गया, और इसे हटा दिया था वारेन हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग ने इसे हालांकि हटा दिया था, लेकिन ये पुनः लगा दिया गया 1919 के एक्ट में। लेकिन ये प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। प्रांत मतलब राज्यों में द्वैत शासन। क्वेश्चन है डायरेक्ट आईएएस में ये पूछा जाता है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था? 1919, 1935, 1909 या 1773। तो 1919 में टिक करना है। प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन मतलब होता है कि वसूली करने का अधिकार किसी और को होगा और प्रशासन का अधिकार किसी और को होगा। वसूली करने का अधिकार किसी और को और शासन करने का अधिकार किसी और को। तो ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन राइट होता है किसी और को, और रिकवर करने का जो मनी रिकवर की जाती है उसका राइट किसी और को होता है। तो वही द्वैत शासन होता है, याद रखिए। द्वैत शासन मतलब 2 लोगों का शासन, एक और वसूली करने का शासन, टैक्स वसूली करने का शासन, और एक है प्रशासन करने का शासन, शासन करने का शासन, जिसके अंतर्गत पुलिस रहे। तो पहला इसमें जो किया गया वो है भारतीयों को चुनावों में बोला जाए या सरल शब्दों में बोल दें, भारतीयों को प्रशासकीय सेवा में भर्ती किया जाना। पहला सुधार क्या हुआ? इसका ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके बस सुन लीजिए। भारतीयों को प्रशासन सुविधा प्रदान करना, भारतीयों को भी प्रशासकीय सुविधा प्रदान करना, या प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों की वृद्धि होना। उसके साथ साथ एक सुधार यह भी हुआ था कि जो विदेश मामले हैं और संचार के मामले हैं इत्यादि में, विदेश मामले एवं संचार के मामले हैं, उसमें केंद्र सरकार के पास ये अधिकार चले जाना। और एक सुधार यह हुआ था 1919 ईस्वी के उपरांत भारतीयों को भी चुनाव में आंशिक मौका देने का समय आ गया। यही कारण था कि सुरेंद्र बनर्जी ने भी जो
आपकी इंडियन एसोसिएशन लीग 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ बनाई थी, उससे भी इस्तीफा दे दिया था उस पद से, केवल चुनाव लड़ने के पर्पज से, क्योंकि बहुत सारे भारतीय ऐसा मानते थे कि विधानसभा विधान परिषद में जाकर दस्तावेज के द्वारा अंग्रेजों पर भारत छोड़ने का पर विवश करना, तमाम ऐसे कारण थे। अलग अलग सिद्धांत सबके थे। कोई आंदोलन करके, सत्याग्रह करके देश से अंग्रेजों को भगाना चाहता था, कोई चुनाव लड़ने के उपरांत विधानसभा विधानमंडल में जाकर उन पर दबाव बनाना चाहता था। अलग अलग सबके सिद्धांत थे, लेकिन पर्पस सबका एक ही था कि अंग्रेज भारत छोड़। तो 1919 ईस्वी में यह हुआ। इसमें एक बात और कही गई कि भविष्य में ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना है, ये 1919 में लागू हुई थी। 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा कि ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ है, ये नियम लागू हुए हैं, ये भारत में सही ढंग से लागू है कि नहीं। 10 साल के बाद, मतलब 1929 तक। और इसमें एक नियम बनाया गया था कि जो नया कमीशन 10 साल के उपरांत बनाया जाएगा, क्यों बनेगा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के विषय में विश्लेषण करने के लिए कि इसमें कितना सुधार हुआ है, भारत में हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये केवल, तो इसमें एक बात बोली गई थी जब ये बना था कि 10 साल के उपरांत जब कमीशन बनेगा तब इसमें भारतीयों को भी सदस्य बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अब यहां से साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। क्या बात चली कि जब 10 साल के उपरांत मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के उद्देश्य से कोई कमीशन बनाया जाएगा तो उसमें भारतीयों को भी, 1 से 2 भारतीयों को भी सदस्य बनाया जाएगा। ये पूरी बात हुई। अब 1919 के उपरांत आपको बता दें, थोड़ा बात समझिए। 8 नवंबर 1927 को इसी की जांच करने के उद्देश्य से लगभग 8.5 से 9 सालों के उपरांत साइमन कमीशन कब बना, याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। साइमन कमीशन बना कब? साइमन कमीशन बना है आपका ये 8 नवंबर 1927 को कहां बना था ये? ब्रिटेन में। क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना, एक बार देख लीजिए। मैं हट जाता हूं। 8 नवंबर 1927 को कहां बना था? ब्रिटेन में। कहां बना था? ब्रिटेन में बना था। और इसमें आपको बता दें, 8 नवंबर 1927 को जब ब्रिटेन में बना था तब इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई कि 7 सदस्य होंगे, वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लागू हुआ था उसकी जांच कर लेंगे, उसका विश्लेषण कर लेंगे कि ये जो सुधार हुआ है इसमें भारत में कहां तक सुधार हुआ है। तो अब समस्या ये आई, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोला गया था, मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक कमीशन 10 सालों के उपरांत इसकी जांच करने के लिए बनेगा तो उसमें भारतीयों की भी साझेदारी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। सुनिए मेरी बात। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में बना है, भारत में नहीं है। भारत में आएगा, उसकी डेट अलग बताऊंगा। क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो बहुत सारे लोग 1927 में टिक कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। बना था ब्रिटेन में, बात क्लियर हो रही है, लेकिन भारत आने में लगभग 3 से 3.5 महीने लगे, इसमें 3 महीने लगभग, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो अब समस्या क्या रही? इसमें 7 सदस्य नियुक्त किए गए। साइमन कमीशन में 7 सदस्य नियुक्त हुए। साइमन कमीशन कितने सदस्य नियुक्त किए गए? 7 सदस्य। और इसके जो हेड बनाए गए वो बनाए गए सर जॉन साइमन। इसके सदस्य कौन बनाए गए? इसके सदस्य जो बनाए गए सर जॉन साइमन। 7 सदस्य इसमें है और इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। यही कारण है इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। हेड इसके कौन थे? सर जॉन साइमन। यही कारण था कि इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। 7 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य, 7 लोगों में 6 सदस्य और एक हेड सर जॉन साइमन। तो जब 8 नवंबर 1927 को ये ब्रिटेन में बना तो भारतीयों को पता चला कि इसमें 7 सदस्य हैं और 7 के 7 सदस्य किसके हैं? ब्रिटेन के हैं। तो भारतीयों ने इसका ये कह के विरोध किया
कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की शर्तें अंग्रेजों ने नहीं मानी, जिसमें जिक्र किया गया था कि भविष्य में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुए हैं उसका विश्लेषण करने के लिए इसमें कितना सुधार होगा। जब एक कमीशन बनाया जाएगा तब इनमें 2 से 3 सदस्य या कम से कम 1 से 2 सदस्य भारतीय भी होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जब ये बना तो कितने चापलूस और कितने धोखेबाज अंग्रेज थे, अपनी बात से मुकर जाना, इसी को बोलते हैं। 7 सदस्य थे, लेकिन 7 के 7 सदस्य कौन थे? सारे अंग्रेज। भारतीय इससे प्रोवोक हुए, भड़क गए। और ये भारत कब आया? भारत कब आया? ये भारत आगमन इसका साइमन कमीशन भारत। पैट में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 से टिक करना था, तो याद रखिए आगमन। तीन फरवरी 1928 को ये भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो अब साइमन कमीशन में क्या क्या बात कही गई थोड़ा देख लेते हैं। साइमन कमीशन में एक तो बात पहली की गई कि भारतीयों के लिए एक लचीला संविधान बनाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। हालांकि टिक वाले क्वेश्चन में साइमन कमीशन में क्या है ये नहीं आएगा, लेकिन समझना अति आवश्यक है। पहला क्या आया? भारतीयों के लिए एक लचीले संविधान की स्थापना की जाए। लचीला संविधान की स्थापना, भारतीयों के लिए एक सूक्ष्म, इसे समझ सकते हैं, एक छोटे संविधान की इस स्थापना की जाए। इसकी पहली बात क्या थी? भारतीयों के लिए एक छोटे संविधान की स्थापना की जाए और भारत में एक संघ स्थापित हो। भारत में एक संघ स्थापित हो, एसोसिएशन स्थापित हो। पहला क्या था? पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला जो बताया वो आपको क्या बताया? एक तो भारत में एक संघ स्थापित हो या भारत में एक संघीय सरकार की इस स्थापना हो, लेकिन भारत में एक संघ स्थापित हो। भारत में एक संघ स्थापित हो। उसके बाद आपका दूसरा क्या है? भारतीयों के लिए एक लचीले संविधान की स्थापना हो। तीसरा क्या है? कि वायसराय की शक्तियों का विस्तार हो। उस समय वायसराय, हालांकि देखा जाए 1928 में अगर देखा जाए उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय भारत के थे। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन ही भारत के वायसराय आए थे। तो 1927 में यह बना था, तो उस समय इरविन, मतलब वायसराय की शक्तियों का विस्तार हो या वायसराय को कुछ विशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की जाए। इस तरह से इसमें बातें थी, ये 3-4 बातें थी इसमें, तो याद रखिए। सबसे बड़ी बात यह थी इसमें कि भारतीयों के लिए एक लचीले संविधान की स्थापना की जाए और भारतीय मांग भी कर रहे थे कि संविधान भारत में बनाया जाए। लेकिन यह संविधान बनाएगा कौन? भारतीयों का संविधान कोई भारतीय नेता नहीं बनाएगा, अंग्रेज बनाएंगे। इसका विरोध हुआ जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भारत आया, तो इसका लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जो लोग बोलते हैं नेहरू ने कभी रक्त बहाया ही नहीं है, तो आपको बता दें टोटल जवाहरलाल नेहरू जी कुल 9 बार जेल गए हैं। 9 बार जेल मतलब कुल 3256 दिन उन्होंने जेल में बिताए हैं नेहरू जी ने। 3256 दिन, लगभग 9 साल। आप समझ सकते हैं 9 बार में 9 साल कुल जेल में रहे। लगभग 9 साल जेल में रहे, कुल 3256 दिन जेल में रहे। आप देख सकते हैं कहीं 3259 साल भी लिखा रहता है, लगभग 3256 दिन जेल में रहे। तो और लखनऊ में नेहरू जी ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं, पूरे भारत में लगभग दक्षिण वाले भाग को छोड़ दिया जाए, अगर दक्षिण के कुछ भाग को छोड़ दिया जाए, केरल, तमिलनाडु वाला हिस्सा, तो इसका पूरे भारत में लगभग विरोध हुआ कि साइमन कमीशन गो बैक और भारतीयों की मांग थी कि इन 7 सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य भारतीय भी शामिल की जाए, उसके उपरांत ही भारत का संविधान बनाया जाए। नेहरू जी ने जब लखनऊ में विरोध किया तो नेहरू जी पे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक ने लाठीचार्ज करवा दिया। नेहरू जी गिर पड़े, पूरे लहूलुहान हो गए। उसके उपरांत भी लहूलुहान होने के उपरांत भी लगातार अंग्रेज उस पर, ब्रिटिश सिपाही उन पर लाठी बरसाते रहे। ये देखकर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत और भारत के दूसरे गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जो कि 1950 में शहीद होते हैं, उसके उपरांत दूसरे कौन बन जाते हैं? भारत के दूसरे गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले
मुख्यमंत्री भी थे, याद रखिए, और भारत के दूसरे गृह मंत्री भी थे। तो जब पंत जी ने यह देखा कि नेहरू जी के लगातार लहू बह रहा है, तो वो नेहरू जी के ऊपर लेट कर उनकी जान बचाते हैं। तो इससे पंत जी भी इस विवश नरसंहार का शिकार होते हैं और उनकी एक लाठी उनके गले की जो नेक होती है उसमें लगती है, आगे वाली जो हड्डी होती है, और इसका प्रमाण है कि पंत जी उसके उपरांत हमेशा के लिए अपंग हो गए। अपंग मतलब उनकी गर्दन झुक जाती है, याद रखिए। तो ये प्रमाण है। तो नेहरू ने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए, उन्होंने कभी रक्त बहाया ही नहीं है। तो ये सब आंकड़ा पढ़ा जा सकता है। अगर ये बात झूठी है तो पंत जी की झुकी हुई गर्दन तो इस बात का प्रमाण है, आप समझ सकते हैं। तो ये दो से तीन बातें की गई। लाला लाजपत राय जी, बस असली कहानी आती है। लाला लाजपत राय जी ने इसका लाहौर में विरोध किया, नेहरू जी ने लखनऊ में किया। लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में विरोध किया। कब किया? लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध कब किया? लाइन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध लाहौर में इसका विरोध किया। आपको बता दें, इसका विरोध करते हुए इन्हीं, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। जब लाला लाजपत राय जी इसका विरोध कर रहे थे लाहौर में, तब 30 अक्टूबर को जेम्स स्कॉट नामक प्रमुख, जो पुलिस का उस समय प्रमुख था, उसने लाला लाजपत राय जी पर लाठी चार्ज करवा दिया। इससे लाला लाजपत राय जी पर, याद रखें, लाठियां पड़ती कब है, उनपे ये प्रहार होता कब है? 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इन पर लाठी प्रहार, और लाठी प्रहार इन पर कौन करवाता है? जेम्स स्कॉट। मैं नाम लिख देता हूं, सैंडर्स का नाम इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ये कैसे मारा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। जेम्स स्कॉट ने लाठियां चलवाई थी, ना कि सैंडर्स ने। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी और गोपाल और चंद्रशेखर आजाद जी ने गलती से सैंडर्स को मार दिया। मारना चाहिए जेम्स स्कॉट। इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं, इसके बारे में अभी मैं जिक्र करता हूं। जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज करवा दिया। 30 अक्टूबर 1928 को बड़ा ही इस बीभत्स लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय बुरी तरीके से जख्मी हुए, और इसी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो जाते हैं। हाल ही में 17 नवंबर को उनकी अभी तो पुण्यतिथि में मनाई गई है, 17 नवंबर, 4-5 दिन पहले। तो लाला लाजपत राय जी शहीद कब हुए थे? 17 नवंबर 1928 को, याद रखिए। किसने लाठीचार्ज करवाया? जेम्स स्कॉट। कौन था? उस समय का पुलिस प्रमुख उस समय था जेम्स स्कॉट। तो अब समस्या क्या आती है? अब इस घटना से भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और एक नाम और आ जाता है, जय गोपाल जी। याद रखिए, लाहौर षड्यंत्र केस में जय गोपाल जी भी शामिल थे। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस का सदस्य था या नहीं था, तो जय गोपाल भी नाम याद रखिए। 3 नाम तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है। चौथा नाम भी आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद, और 5वां नाम जय गोपाल जी, ये भी इनमें शामिल थे, याद रखिए। और ऐसा माना जाता है एक लेडीज भी शामिल थी, दुर्गाबाई नाम की। इस षड्यंत्र में दुर्गाबाई नाम की लेडीज भी शामिल थी, मैंने कहीं ना कहीं शायद पढ़ रखा है, ये भी याद रखिए। तो 17 नवंबर को जब लाला लाजपत राय शहीद होते हैं, तब भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी बड़ा भड़कते हैं और उन्होंने जेम्स स्कॉट से बदला लेने की ठान ली। और आपको बता दें, 17 नवंबर को जब इन्होंने ये देखा, तो क्योंकि लाला लाजपत राय इनके बहुत परम मित्र थे, परम खास थे, तो 17 दिसंबर 1928 का दिन ये ठाना गया कि आज हम जेम्स स्कॉट को मार गिराएंगे। 17 नवंबर मतलब
एक महीने बाद 17 नवंबर को ये एक्सपायर होते हैं, 17 नवंबर 1928 को, और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस थाने से जेम्स स्कॉट इन्होंने प्लान बनाया कि जैसे जेम्स स्कॉट वहां से बाहर आता है हम तत्काल उस पर गोलियों से प्रहार कर देंगे, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट बाहर नहीं निकला। उस समय का पुलिस अधीक्षक जो था वो था सैंडर्स, उसका बाहर निकला और गलती से, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा थी, आला अफसरन तत्काल पहचानना संभव नहीं हुआ, तो सबसे पहले सुखदेव जी ने गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह जी ने गोली चला दी और 3 से 4 गोली लगने के उपरांत जेम्स स्कॉट की जगह गलती से सैंडर्स जल्दी में मारा गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण था जो 23 चंद्रशेखर आजाद जी तो इससे बच निकले, लेकिन इसके सदस्य याद रखिए, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दुर्गा बाई नाम की एक लेडीज भी इसमें शामिल थी, कहीं के लिखा रहता है, तो ये 5 से 6 लोग इसमें शामिल थे। जयगोपाल का नाम याद रखिए। 3 लोगों को तो फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को इसी हत्या के विरोध में हुई थी, और एक असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था पर्टिकुलर दत्त की जगह भगत सिंह ने, वो भी कारण था, लेकिन मुख्य कारण था कि सैंडर्स की हत्या। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? लाहौर षड्यंत्र केस 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद एवं जयगोपाल ने मिलकर बनाया था, जिसका उद्देश्य लाला लाजपत राय जी पर बड़े नक्सल ढंग से लाठियां चलवाने वाले जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन जेम्स स्कॉट की जगह गलती से इन सभी ने मार दिया सैंडर्स को। तो ये आपका साइमन कमीशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया जितना संभव था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ, 7 के 700 सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, यही कारण था जिसका इसमें लाहौर षड्यंत्र केस भी आ गया। हालांकि षड्यंत्र कानपुर षड्यंत्र है, अलीपुर षड्यंत्र है, मेरठ षड्यंत्र है, दिल्ली षड्यंत्र है, तमाम षड्यंत्र है, उन सबका वीडियो में मैं आपको समझ बता दूंगा। एक बार मैं सारे षड्यंत्र 8 से 10 हैं जो हुए थे, क्योंकि कभी क्रम से आ जाते हैं। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 1928 ईस्वी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देख लीजिए। जेम्स स्कॉट ने ही लाठियां चलवाई थी। और एक चीज आपको और बता दें, शहीद होते समय लाला लाजपत राय जी ने एक बात बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन सिद्ध होंगी। ये बात किसने बोली? लाला लाजपत राय जी ने। बहुत फेमस नारा इनका ये रहा है। शहीद होते समय इन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भविष्य में कफन सिद्ध होगी। उनका ये बात प्रूफ भी हुई। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो ध्यान से देख लीजिए। लगभग सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। साथ में मेंटेगु चेम्सफोर्ड सुधार, इसका नाम क्यों मेंटेगु पड़ा, सचिव मेंटेगु थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ये सब लगभग बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही लाहौर षड्यंत्र केस भी ध्यान से जो मैंने बताया सुन लीजिए। चाहिए तो वीडियो 2-3 बार देख के नोट कर लीजिए। ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको उचित लगे। जय हिंद, जय भारत।